हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है चांस बिग एम मेथड, और इसको हम लोग मेथड ऑफ पेनल्टी भी बोलते हैं। तो आज हम लोग एलपीपी के इस प्रॉब्लम को पेनल्टी मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलपीपी को हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई वी यूज बिग एम मेथड। तो फ्रेंड्स, हम लोग एलपीपी के इस प्रॉब्लम को जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से। तो हम यहाँ पे रफ वर्क में लिखते हैं। सिंप्लेक्स मेथड में क्या होगा, मैक्स z इक्वल टू, ये मैक्स चेंज नहीं होगा, यहाँ पे है x1 माइनस x2 प्लस 3x3, और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, तो ये हो जाएगा प्लस s1 इक्वल टू 20। ये हम लोग जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लेक्स मेथड से लिख रहे हैं। इसके बाद है x1 प्लस x3, और ये इक्वालिटी का साइन ही है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। और नेक्स्ट है x2 प्लस x3, और यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे सरप्लस वेरिएबल को, और ये इक्वल टू हो जाएगा 10। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, जो वेरिएबल है x1 x2 x3 और s1 s2। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x1 x2 x3 s1 s2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसके बाद जब हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, x1 x2 और x3 को इनिशियली 0 करते हैं। तो यहां से हमारा जो s1 का वैल्यू आता है फर्स्ट वाले से, s1 इक्वल टू 20, और इस वाले से देखिए s2 का वैल्यू आएगा यहाँ पे -10। तो अब यहाँ पे जो है s2 इक्वल टू -10 आ रहा है, लेकिन हम लोग बोले हैं s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस आ रहा है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हम लोग अब बिग एम मेथड का यूज करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो पहले हम लोग को क्या करना है, जनरल फॉर्म के एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है बिग एम मेथड से। तो चलिए इसके रूल्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेस देन इक्वल टू में एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल रहे तो हम लोग एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर इक्वल टू का साइन रहे तो हम लोग उसमें कुछ नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं कि बिग एम मेथड में हम लोग जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेस देन और अगर इक्वल टू का सिंबल रहा तो हम लोग सिंपल एक स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देंगे। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल रहा तो हम लोग सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। और अगर इक्वल टू का सिंबल रहा तो हम लोग सिर्फ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर देंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है। तो फ्रेंड, आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो है कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, इसको बस हम लोग अपने प्रॉब्लम में ऐड करते हैं स्टार्टिंग का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए, और इसका कॉस्ट जो होता है वो -m होता है। तो अब हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारा s1 जो होगा स्लैक वेरिएबल होगा, s2 सरप्लस वेरिएबल, और a1 a2 जो होगा हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा। तो इसको हम लोग अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्स z इक्वल्स टू x1 माइनस x2 प्लस 3x3, और सब्जेक्ट टू, देखिए पहला इक्वेशन है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 20। तो x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे स्लैक वेरिएबल s1 इक्वल टू 20। सेकेंड कंस्ट्रेंट है हमारा x1 प्लस x3 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा इक्वल टू 5। और थर्ड है हमारा x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे हमारा -s2 होगा सरप्लस वेरिएबल, और एक हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे और इक्वल टू करके लिख देंगे 10। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जितने सारे वेरिएबल हैं x1 x2 x3 s1 s2 a1 और a2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इनिशियली क्या होगा हम लोगों का x1
इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 जो होगा वो 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये दोनों 0 है तो s1 का वैल्यू निकल कर आएगा हमारा 20। सेकेंड कंस्ट्रेंट से a1 का वैल्यू आएगा हमारे पास 5, और थर्ड वाले से a2 का वैल्यू आएगा 10। तो ये होगा हमारा इनिशियल जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया है। मैट्रिक्स का फॉर्म है ax इक्वल टू b, और यहाँ पे जो सारे वेरिएबल्स है हमारे पास वो लिखा है, और ये जो 3 कंस्टेंट्स है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इससे हमने सारे वेरिएबल के कांस्टेंट को लिखा है। जैसे फर्स्ट कंस्टेंट में हमारा x1 का कांस्टेंट है 1, x2 का 1 और s1 का 1, तो हमने यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर s1 में 1 लिखा है, बाकी सबको 0 0। सेकेंड कंस्टेंट में हमारा x1 और x3 1 है और a1 भी 1 है, तो x1 x3 और a1 1 है, बाकी सारा 0। थर्ड में हमारा x2 x3 और a2 जो है 1 है, x2 x3 और a2 1 है, और s1 s2 जो है हमारा -1 है। इस तरीके से लिखा है। और यहाँ पे x के वैल्यू को हमने सारे वेरिएबल्स को लिखे हैं, और b की वैल्यू को हमने सारा जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको लिख दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज जो है मैं बोलना भूल गई। देखिए यहाँ पे जो हमने s1 s2 a1 a2 को लिया है, तो हम लोगों का तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी उसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है कि s1 x2 जो है वो तो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल है, तो उसका कॉस्ट जो है 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 0 s1 और 0 s2 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम लोग हमेशा -m कॉस्ट के साथ लिखते हैं, -m इंटू a1 -m इंटू a2। ठीक है, तो ये याद रखने वाला चीज है। तो m क्या है अब देखते हैं। तो देखिए m जो है वो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि -m जो है वो एक बहुत ही छोटा नंबर होगा। इसका मतलब -10m जो है वो -5m से छोटा होगा। अगर हम -m बहुत छोटा है और उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो और भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने टेबल में भी यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे टेबल बना लिया है। जिस तरीके से हम लोग सिंप्लेक्स मेथड में टेबल बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी टेबल बनाना है। सीजे का वैल्यू को हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन से देख करके लिखना है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारा x1 है 1, x2 के लिए कांस्टेंट है -1, x3 के लिए है 3, s1 s2 0 0 है, और a1 a2 -m है। तो इसी सारे कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग सीजे में पुट करेंगे। तो सीजे का वैल्यू को फिलअप कर लिया है। इसके बाद हम लोग बेसिक वेरिएबल के कॉलम को फिलअप करेंगे। तो देखिए बेसिक वेरिएबल में तो हम लोग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को लिखते थे। अब यहाँ पे हम लोग का आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 और a2 भी है। तो अब हम लोग के पास टोटल 4 वेरिएबल है, s1 s2 और a1 a2। तो अब चारों में से तो हम लोग को किसी 3 को ही यहाँ पर लिखना होगा। तो अब इन चारों में से कौन सा एक वेरिएबल को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो हम लोग अपना कंस्ट्रेंट को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट कंस्ट्रेंट में तो हमारा s1 है, तो हम लोग s1 को लिखेंगे। सेकंड में हमारा a1 है, a1 को भी लिखेंगे। थर्ड में जो है हमारा s2 और a2, तो हम लोग s2 के नेगेटिव साइन को हटाने के लिए ही a2 को ऐड किया है, इसलिए हम लोग s2 को नहीं लिखेंगे, a2 को लिखेंगे। तो अब हमारे पास बेसिक वेरिएबल के कॉलम में आ जाएगा s1 a1 और a2। अब इसके बाद हम लोग cb का वैल्यू को लिखेंगे। s1 के लिए है 0, a1 के लिए है -1 और a2 के लिए भी है -1। xb का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ये वाला वैल्यू को देख के लिखते हैं जो राइट हैंड साइड में है, 25 और 10। तो यहाँ पे होगा 25 और 10। और इसको फिलअप करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स को देख के फिलअप करते हैं। तो जिस तरीके से हमने मैट्रिक्स बनाया है बिल्कुल उसी तरीके से ये पूरा टेबल को फिलअप कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारे पास जो है इनिशियल टेबल बन गया है। नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे हम लोग ZJ माइनस CJ कैलकुलेट जैसे पहले किया था। मतलब ZJ माइनस CJ इक्वल टू होगा हमारे पास यहाँ पे CB है, CB इंटू XJ माइनस CJ। तो CB है हमारे पास 0 -m। XJ है यानी कि फर्स्ट हम लोग कॉलम के लिए निकालेंगे तो x1 होगा, x1 है 1 1 0 और उसके लिए CJ है हमारे पास 1। तो हमारे पास ZJ माइनस CJ हो जाएगा। देखिए तो देखिए हमने Z1 माइनस C1 निकाला है, CB इंटू x1 माइनस C1 करके ये वैल्यू आया है हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ पे -m
-1 आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -m-1। इसी तरीके से हम लोग Z2 माइनस C2 निकालेंगे, तो ये CB को जो है X2 के वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और माइनस जो है C2 करेंगे यहाँ पे जो हमारा -1 है उससे। तो देखिए हमारे पास Z2 माइनस C2 का वैल्यू आया है -m+1, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -m+1। इसी तरीके से हम लोग Z3 माइनस C3 निकालेंगे। Z3 माइनस C3 के लिए हम लोग CB इंटू X3 माइनस C3 करेंगे, मतलब CB इंटू X3 माइनस C3 यानी कि -3 करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबको मल्टीप्लाई करते करते ऐड करेंगे, 0 इंटू 0 प्लस -m इंटू 1 प्लस -m इंटू 1 माइनस कर देंगे 3 से। तो फ्रेंड यहाँ पे वैल्यू आया हमारा -2m -3। इसके बाद हम लोग Z4 माइनस C4 करेंगे। इसके लिए हम लोग CB इंटू X4 करेंगे। CB इंटू X4 हमारा S1 होगा, इस बार S1 है 1 0 0 और माइनस कर देंगे C4 यानी कि 0 से। तो फ्रेंड यहाँ पे Z4 माइनस C4 आया है 0, यहाँ पे लिख देंगे 0। इसके बाद Z5 माइनस C5 निकालेंगे इसी तरीके से, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर m। Z6 माइनस C6 निकालेंगे, हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा हमारा 0। और इसके लिए हम लोग निकालेंगे Z7 माइनस C7, तो इसके लिए वैल्यू आएगा हमारे पास 0। तो आप लोग ये निकाल के देख लीजिए। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे ZJ माइनस CJ को देखना है कि सारा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास -m है, यहाँ भी -m है और यहाँ पर भी -m है, ये तो +m है। तो अब इन तीनों में से कौन सा जो है हमारा मोस्ट निगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे -m है और यहाँ पे -2m है। अगर -m बहुत बड़ा वैल्यू है तो m अगर बहुत बड़ा वैल्यू है तो -m हमारा बहुत छोटा वैल्यू होगा, और उसके साथ हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उससे भी छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे m है, यहाँ भी m है और यहाँ 2m है, तो ये 2m - 3 जो है ये वाला वैल्यू हमारा मोस्ट नेगेटिव होगा। इसको हम लोग यहाँ पे एरो बना करके, और हमारा जो x3 का जो है कॉलम होगा इसको बोलेंगे की कॉलम, और x3 को हम लोग बोलेंगे इनकमिंग वेक्टर। और इसके लिए हम लोग को अब आउट गोइंग वेक्टर निकालना पड़ेगा। आउट गोइंग वेक्टर निकालने के लिए हम लोग सेम जैसे पहले निकालते थे मिनिमम रेशियो, उसी तरीके से मिनिमम रेशियो निकालेंगे। तो फ्रेंड्स मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, XB बाई की कॉलम होता है। की कॉलम हम लोग ने निकाला x3 है, तो यहाँ पे XB बाई x3 होगा और x3 जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए x3 जो है फर्स्ट वाले में 0 है, तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सेकेंड वाले में देखिए x3 1 है, तो क्या करेंगे XB 5 बाई 1 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट है 10 और यहाँ पे 1, तो 10 बाई 1 इक्वल्स टू 10। अब 5 और 10 में मिनिमम हमारा 5 है, तो इसके साथ जो हमारा रो है A1 का रो ये होगा हमारा की रो, और इसके साथ A1 जो है आउटगोइंग वेक्टर होगा। A1 बाहर जाएगा और उसके जगह आएगा x3। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टेबल बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लेते हैं, S1 A1 और A2, S1 A1 और A2 ये जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। तो देखिए हमारा ऑलरेडी यहाँ पे S1 जो है 1 0 0, A1 है 0 1 0 और A2 है 0 0 1। तो ये जिस तरीके से लिखा हुआ है इसी तरीके से हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, तो ये चीज हमेशा आप लोगों को देख लेना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखिए सेकेंड टेबल बना लिया है, और इसके साथ में हमने यहाँ पे लिखा है सिंस सम ऑफ ZJ माइनस CJ। इससे पहले लिखा है टेबल बनाने से पहले कि ZJ माइनस CJ जो था हमारा लेस देन 0 था, इसीलिए हम लोग का सॉल्यूशन जो था वो ऑप्टिमम नहीं था। तो हमने मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ZJ माइनस CJ को चूज किया, ये वाला वैल्यू को हमने पहले टेबल में चूज किया था, और इसी वजह से हमारा x3 जो वेरिएबल है वो इंटर किया है बेसिस में, और आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 जो है वो बाहर गया है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे जो A1 बाहर गया है तो बिगेम मेथड में हम लोग अगर यहाँ पे A1 का जो हम लोग कॉलम बनाए तो भी चलेगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ x1 x2 x3 s1 s2 और A2 का कॉलम बनाए। A1 का नहीं बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग A1 कॉलम नहीं भी बना सकते, या फिर A1 का कॉलम बना दिए हैं तो आप लोग चाहें तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल को देखेंगे। CJ का वैल्यू जो पहले टेबल में हम लोग का था वो सेम रहेगा, और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में हमारा S1 A1 यहाँ पे तो x3 आ रहा है,
तो यहाँ पर S1, X3 और A2 लिख दिया है हमने। इसके साथ CB का वैल्यू हम लोग S1 के लिए लिखेंगे 0, X3 का लिखेंगे 3 और A2 के लिए लिखेंगे -m। इसके बाद हम लोग XB से लेकर के A2 तक का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इससे जस्ट प्रीवियस वाला टेबल को देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग को यहाँ पे जो है A1 में यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारा की रो है, इसको हम लोग पहले यहाँ पे नाम दे देते हैं R1, R2, R3। देखिए हम लोग जो है X3 को अंदर लाए हैं A1 की जगह। तो पहले A1 का हम लोग कॉलम देखते हैं। A1 के कॉलम में था 0, 1, 0। तो अब हम लोग का मोटिव है कि जो X3 जो अंदर आया है वो भी हमारे न्यू टेबल में 0, 1, 0 रहे। तो देखिए X3 को हम लोग को 0, 1 और 0 बनाना है, ये हमारा मेन मोटिव रहेगा। तो X3 को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी है और यहाँ पर भी ऑलरेडी 1 है। तो इस 1 को हम लोग को सिर्फ 0 बनाना पड़ेगा। मतलब ये जो दो हम लोग का रो है, ये दोनों रो सेम जैसे है उसी तरीके से हम लोग न्यू टेबल में लिख देंगे और इसको हम लोग 0 करने के लिए ऑपरेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे R1 डैश और R2 डैश लिख दिया है इस तरीके से, और यहाँ पे हमने R1 डैश और R2 डैश का वैल्यू फिलअप कर दिया है। अब R3 डैश निकालना है। तो R3 डैश निकालने के लिए हम लोग जो है R3 का और R2 डैश का यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग R3 डैश में हम लोग को यहाँ पे 1 को 0 करना है। तो यहाँ पे 1 -1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और R2 डैश तो सेम ही है, तो यहाँ पर भी R2 डैश में 1 है। R2 डैश को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि R2 डैश जो है हमारा न्यू की कॉलम था, मतलब की रो जो था उसको हम लोग नेक्स्ट टेबल में जो लिखे थे R2 डैश को उसको यूज करेंगे। तो 1 -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे R3 डैश को R3 - R2 डैश। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने R3 डैश को भी फिलअप कर लिया है। अब देखिए हमारा S1, X3 और A2 जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। S1 जो है हमारा 1, 0, 0 है, X3 हमारा 0, 1, 0 है और A2 जो है 0, 0, 1 है। तो इन तीनों को अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब ZJ - CJ कैलकुलेट करना है। तो ZJ - CJ कैलकुलेट हम लोग करेंगे CB × XJ - CJ। तो Z1 - C1 होगा 0 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस -m × -1 और माइनस कर देंगे 1 से। तो फ्रेंड देखिए हमने यहाँ पे Z1 - C1 का वैल्यू निकाला है m + 2। तो यहाँ लिखेंगे m + 2। इसी तरीके से फ्रेंड हम लोग Z2 - C2 के लिए ये X2 को और CB को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0 × इस तरीके से 0 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस -m × 1 और माइनस कर देंगे ये जो ऊपर में लिखा हुआ है CJ का वैल्यू उससे। इसी तरीके से Z3 - C3 को भी 0 × 0, CB को और X3 को सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे और माइनस कर देंगे 3 से। फिर यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे, CB को और S1 के सारे जो है वैल्यूज को उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे और माइनस कर देंगे 0 से। सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो इस तरीके से जो है हम वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से हमने पूरा जो है ZJ - CJ का जो है रो का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए एक एक करके पुट करेंगे। Z2 - C2 के लिए हमारे पास आया -m + 1। तो यहाँ लिखेंगे -m + 1। इसके बाद हमारा आया है Z3 - C3 के लिए 0 और Z4 - C4 के लिए भी 0। तो 0, 0। नेक्स्ट आया हम लोग का Z5 - C5 का वैल्यू m। Z6 - C6 के लिए आया है 3 + 2m। और Z7 - C7 के लिए हमारे पास वैल्यू आया है 0। तो अब हम लोग जो है टेबल को पूरा फिलअप कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ZJ - CJ जो है सारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो ये ग्रेटर देन है, ये निगेटिव है, इसके अलावा और कोई निगेटिव नहीं है। तो ये ही हमारा हो जाएगा, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारा रो रहेगा यही वाला हो जाएगा हमारा की रो। और X2 जो होगा इनकमिंग वेक्टर होगा और इसके जगह हम लोग आउटगोइंग वेक्टर निकालने के लिए मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है XB / की कॉलम। तो की कॉलम है हमारे पास X2, तो XB / X2 होगा और X2 जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए XB का वैल्यू है 20 और X2 का 1, तो 20/1 यहाँ पे होगा 20। 5 यहाँ पे 0 है तो इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे।
और यहाँ पे 5/1 है, यहाँ पे 0 के लिए कैलकुलेशन नहीं किए, ठीक है। अब यहाँ पे 5/1 है, तो 5/1 = 5, और 20 और 5 में मिनिमम हमारा है 5, तो यहाँ पे जो है हमारा की रो हो जाएगा A2 का रो। तो ये A2 जो है अब हमारा बाहर जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर है A2 और इसके जगह इनकमिंग वेक्टर X2 होगा, और की रो और की कॉलम में जो हमारा कॉमन एलिमेंट है 1, ये होगा हमारा की एलिमेंट। तो अब हम लोग नया टेबल बनाएंगे और A2 की जगह X2 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे जो है न्यू टेबल बना लिया है। CJ का वैल्यू हमारा तो सेम रहेगा। न्यू टेबल में हमने यहाँ पे लिखा है X2 जो है एंटर कर रहा है और उसकी जगह आर्टिफिशियल वेरिएबल A2 जो है बाहर जा रहा है। तो हमारा जो है बेसिक वेरिएबल के कॉलम में S2 और X3 वैसे रह गया और A2 की जगह X2 आया है। इसके बाद करेंगे CB का वैल्यू को फिलअप। S1 के लिए है 0, X3 के लिए हम लोग 3 फिलअप करेंगे और X2 के लिए -1। अब इसी तरीके से हम लोग जैसे पहले टेबल को फिलअप किए थे, इसको भी उसी तरीके से फिलअप कर देंगे XB और A2 का वैल्यू को। फ्रेंड्स देखिए हम जैसे पहले बताए हैं कि अगर आप लोग चाहे तो जो वेरिएबल बाहर जा रहा है, जैसे यहाँ पर जो है A2 जो है बाहर चला गया, तो आप लोग चाहे तो A2 का कॉलम नहीं बनाए तो भी चलेगा। तो इसका मतलब देखिए अगर आप लोग ऐसे करें कि फर्स्ट टेबल में जो है A1 बाहर गया था, A1 जो है बाहर गया था, तो A1 का जो है कॉलम नहीं बनाते, तो ये हमारा जो है A1 का यहाँ पे कॉलम नहीं रहता, ये कुछ इस तरीके से रहता। अब यह जो हम नया टेबल बनाए हैं, यहाँ पर जो है A2 बाहर गया है, तो यहाँ पे क्या होता है A1 और A2 दोनों में से किसी भी का भी कॉलम नहीं बनाते। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है जो बाहर जा रहा है उस वेरिएबल का कॉलम नहीं बनाएंगे, तो हमारा जो कैलकुलेशन वो थोड़ा ईजी हो जाएगा, हम लोग को इसके लिए वैल्यूज निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। खैर अभी हम लोग क्या करेंगे, की एलिमेंट को 1 करेंगे। देखिए न्यू टेबल को फिलअप करने के लिए हम लोग उससे जस्ट प्रीवियस वाला टेबल को देखेंगे और हम लोग यहाँ पे क्योंकि A2 जो है बाहर गया है, इसके जगह X2 आया है, तो A2 में हमारा क्या था 0 0 1, तो अब हम लोग को X2 में भी जो है 0 0 और 1 करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो पहले से 0 है और यहाँ पर पहले से 1 है, तो इन दोनों को चेंज करने का जरूरत नहीं है। हमारा R2 डैश जो होगा और R3 डैश जो है दोनों सेम हम लोग न्यू टेबल में उसी तरीके से लिख देंगे, ये वाला और ये वाला रो को। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे इसको मान लेते हैं R1 डबल डैश, R2 डबल डैश और R3 डबल डैश। तो R2 डबल डैश और R3 डबल डैश को हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब R1 डैश को यूज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, देखिए R1 डबल डैश निकालने के लिए हम लोग इससे पहले वाले R1 डैश को यूज करेंगे और R3 डबल डैश को यूज करेंगे। R3 डबल डैश को इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा जो है मॉडिफाइड की रो है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करेंगे, और इससे R1 निकाल रहे हैं इसलिए इससे पहले वाला R1 को यूज करेंगे। तो देखिए R1 में हम लोग को यहाँ पे 0 करना है, पहले से यहाँ पे 1 है, तो 1 को -1 कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास R3 डैश में जो है, R3 डैश में यहाँ पे पहले से जो है 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल R1 डैश माइनस R3 डैश कर देंगे, तो ये वाला जो वैल्यू है 0 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग R1 डबल डैश को निकालने के लिए R1 डैश माइनस R3 डबल डैश करके यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है। इसके बाद हम लोग ZJ माइनस CJ निकालेंगे। तो फ्रेंड्स ZJ माइनस CJ तो हम लोग निकालना जानते हैं, ZJ माइनस CJ हम लोग निकालते हैं CB इंटू X1 माइनस CJ। तो यहाँ पे पहले हम लोग इस तरीके से जैसे पहले के दोनों टेबल में कैलकुलेट करके लिखे थे उस तरीके से ही यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो है सारा ZJ माइनस CJ का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लिया है। आप लोग चाहे तो एक बार मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आया है Z1 माइनस C1 के लिए 3, यहाँ पे ऑलरेडी 3 लिख दिया है। Z2 माइनस C2 के लिए आया है 0, Z3 माइनस C3 के लिए भी है 0, Z4 माइनस C4 का है 0, Z5 माइनस C5 के लिए है 1, Z6 माइनस C6 का है 4 प्लस M और Z7 माइनस C7 के लिए आया है M माइनस 1। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सारा जो ZJ माइनस CJ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, 0 0 है, 1 है और ये 4 प्लस M जो है लार्ज वैल्यू है पॉजिटिव में, तो ये भी है ग्रेटर देन 0 है।
और ये m-1 भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अगर m एक बहुत बड़ा वैल्यू है तो उसमें से -1 कर देंगे तो वो निगेटिव नहीं होगा, वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो m-1 भी जो है पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सारा zj माइनस cj जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो चुका है। तो अब हम लोग बिगेम मेथड के लिए कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ने वो टेबल बना लिया है जहाँ पर हम लोग का सारा zj माइनस cj का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया है। तो उस टेबल में हम लोग देखेंगे पहला केस में अगर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लोग का बेसिक वेरिएबल के कॉलम में नहीं है और हमारा zj माइनस cj भी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया है। दूसरा केस में हम लोग देखेंगे कि हमारे टेबल में कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है आ रहा है और वो जो है 0 लेवल पे आ रहा है, और हमारा जो है कंडीशन भी जो है zj माइनस cj जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो भी हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो करेंट सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। तीसरा जो है हम लोग देखेंगे कि हमारे टेबल में जो कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है लेकिन पॉजिटिव लेवल पे आ रहा है, और हमारा जो है zj माइनस cj भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो नो फिजिबल सॉल्यूशन है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है कंस्ट्रेंट्स को बट ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक लार्ज पेनल्टी कंटेन करते हैं, इसलिए इसको हम लोग स्यूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल के कॉलम में है कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है और zj माइनस cj भी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सारा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट कंडीशन जो है मैच कर रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे अब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ऑप्टिमल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सिंस ऑल zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड इज गिवन बाई x1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे बेसिक वेरिएबल में जो है x1 नहीं है तो x1 0 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 5 और x3 इक्वल टू भी 5। यहाँ पे x2 इक्वल टू 5 और x3 इक्वल टू 5 होगा। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्स z निकालेंगे। मैक्स z हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं cb इंटू xb करके। अब देखिए cb है हमारा 0, 0, 3 और -1 और xb है 15, 5 और 5। तो cb इंटू xb करेंगे 0 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 5। तो मैक्स जेड हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 इंटू 5 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से मैक्स जेड का वैल्यू हमारा 10 आ गया है। मैक्स जेड का वैल्यू हम लोग यहाँ से भी मैक्स जेड निकाल सकते हैं जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x1 माइनस x2 प्लस 3x3। तो x1 0 हो जाएगा और x2 x3 का वैल्यू पुट करेंगे तो भी यहाँ पे 10 आएगा। दोनों सेम ही बात है, जैसे भी चाहे वैसे निकाल लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारा आंसर जो है निकाल दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिनिमाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।